चलिए, तो हम लोग बैक्टीरियल रोग पढ़ रहे थे और सारे फैन बंद करो भाई, फैन सारे बंद करो। जिसको ज्यादा गर्मी चढ़ रही हो क्लास के बाद में। तबीयत ठीक रहनी चाहिए। हम लोग बैक्टीरियल रोग पढ़ रहे थे और बैक्टीरियल रोग में हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस देखा था, और कौन देखा था? डिप्थीरिया देखा था, वूपिंग कफ देखा था, टाइफाइड देखा था, निमोनिया देखा था। 5 देखे थे। क्या बात कर रहा हूँ। अगला देखते हैं, प्लेग। अगला रोग है प्लेग। प्लेग, इसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूबोनिक प्लेग, या इसका एक और नाम है काली मौत, ब्लैक डेथ। ठीक है, प्लेग या कहा जाता है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, अब ये भी बैक्टीरियल रोग है और इसका जो पैथोजन है, जो संक्रमण जिससे होता है, पैथोजन का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है? यर्सीनिया पेस्टिस। पहले इसका नाम अलग था, पहले इसका नाम हुआ करता था पास्चुरेला पेस्टिस। पहले नाम हुआ करता था पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, तो नाम बदलने का रिवाज पुराना चल रहा है। ठीक है, पहले नाम था पास्चुरेला पेस्टिस, बाद में इसका नाम बदल के हो गया यर्सीनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये एक परजीवी है। किसके ऊपर परजीवी है? किसके ऊपर परजीवी है? एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी है। रैट फ्ली। फ्ली मतलब होते हैं पिस्सू। जो जानवरों के शरीर पर कुछ जो परजीवी कीट होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्ली। तो चूहे के शरीर पर जो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, उसे बोलते हैं रैट फ्ली। क्या बोलते हैं? रैट फ्ली। और ये परजीवी है किसके ऊपर? रैट फ्ली के ऊपर। रैट फ्ली पिस्सू होते हैं जो चूहों के शरीर पर परजीवी होते हैं, और इस रैट फ्ली का नाम है ज़िनोप्सिला चियोप्सिस। क्या नाम है? ज़िनोप्सिला चियोप्सिस। तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी है। उस आर्थ्रोपोडा का नाम है रैट फ्ली, जिसे कहा जाता है ज़िनोप्सिला चियोप्सिस। और ये किस तरह का जीव है? आर्थ्रोपोडा। और ये जो जीव है ये परजीवी है किसके ऊपर? चूहे के ऊपर। तो चूहे से प्लेग नहीं होता। चूहे के शरीर पर परजीवी आर्थ्रोपोडा होते हैं और उनके ऊपर होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तो अब सोचो, सुन लो बेटा, फिर लिखना। ये एक परजीवी है, ये इसका वाहक है, और ये भी परजीवी है, और इसका वाहक कौन है? मतलब इसके परजीवी का परजीवी, जिसको बोलते हैं हाइपर परजीवी, हाइपर पैरासाइट। क्या बोलते हैं? तो जब किसी का वाहक भी किसी के ऊपर परजीवी हो तो ऐसे परजीवी को कहा जाता है हाइपर पैरासाइट। अब ध्यान से सुनना, हाइपर पैरासाइट का मतलब क्या? परजीवी ही और वाहक तो मालूम होगा। जैसे तुम सब परजीवी हो, तुम सब क्या हो? परजीवी। कैसे भाई? तुम अपने भरण पोषण के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हो, तो माता पिता तुम्हारे वाहक हैं और तुम परजीवी हो। अब माता पिता तुम्हें महीने का खर्चा भेज रहे हैं और तुम किसी और का मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो। तो जिसका रिचार्ज करा रहे हो वो क्या है?
वो क्या है? हाइपर पैरासाइट। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? बस अब देखो ध्यान से। हाँ, मतलब अगर व्यक्तिगत जीवन से कुछ जुड़ जाए तो उसका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाता है, कोई डाउट नहीं रहता। हाँ बैरागी जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं कुछ तो बोल रहे हैं। किसका? अच्छा सीके सर भी ऐसा ही एग्जाम्पल दिए थे। क्या बताया था उन्होंने? फिजिक्स था, भूल गए? अच्छा, जूलॉजी नहीं भूलोगे? जब रिचार्ज डलवाओगे मेरी बात याद आएगी। ठीक है, तो अति परजीवी, हाइपर पैरासाइट। अब जो ये तो फैलाने का माध्यम कौन हो गया? चूहा। फैलाने का माध्यम कौन हो गया? चूहा। अब इस रोग का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भी है। ये रोग आज से लगभग, अब मैं पैदा तो था नहीं उस समय, लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले ये रोग पहली बार उत्पन्न हुआ था चाइना में। अभी कुछ दिन पहले भी एक रोग वहीं से उत्पन्न हुआ था। तो चाइना का रोग उत्पन्न करने का इतिहास नया नहीं है, पुराना है। अब पहली बार चाइना में इसका जो रोगी मिला था, पहला पेशेंट मिला था, कहाँ? चाइना में। और चाइना जो है व्यापार बहुत करता है, मसालों का, रेशम का, क्रॉकरी का, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गया है, चाइनीज माल इलेक्ट्रॉनिक आ गया है ना बहुत सारा। अब तो और बहुत सी चीजें आ गई हैं। और रोग व्यापार करता है और फिर पहले रोग भेजता है, फिर रोग के लिए, हाँ ठीक है। अब चाइना क्या है, थोड़ा सा इतिहास जान लो तो इसकी गंभीरता समझ में आएगी। लगभग 2-2,500 साल पहले की बात है और चाइना व्यापार करता था रेशम, मसाले, क्रॉकरी इत्यादि का। कहाँ ले जाता था? यूरोप। तो जैसे अगर ये मान लो चाइना है, ये भारत है, इधर ये यूरोप पड़ेगा, बीच में रशिया वगैरह पड़ेगा, इधर ये अफ्रीका पड़ेगा और यहाँ पर खाड़ी के देश पड़ जाएंगे। ज्योग्राफी आती है ना तुम लोग को? तो चाइनीज क्या करते थे, सामान लेकर यहाँ से जाते थे और इधर भी जाते थे और इधर भी जाते थे। तो जिस रास्ते से वो व्यापार करने जाते थे उस रास्ते को सिल्क रूट, रेशम मार्ग कहा जाता है। सुना है? सिल्क रूट ये आज से नहीं चल रहा है, हजारों साल से सिल्क रूट है। अब बीच में पड़ते थे मंगोल, बीच में एक देश पड़ता है मंगोलिया। डकैत टाइप के लोग थे। कैसे लोग थे? डकैत। और उनका राजा था चंगेज खान। नाम सुना होगा? इंग्लिश में उसको गेंगिस खान बोलते हैं, हिंदी में चंगेज खान बोलते हैं। तो वो डकैतों का देश ही डकैतों का था। वहाँ या तो आदिवासी रहते थे जो वहाँ के मूल निवासी थे, या तो डकैत रहते थे, उन्हें मंगोल कहा जाता है। अब वो रास्ते में कट्टा दिखा के लूट लेते थे। कट्टा मतलब चाकू, छुरी, जो भी समझ रहे हैं। ऐसे जा रहे रेशम लेके, बोले यही सामान छोड़ के जाओ, तो लूट लेता था। तो उन्होंने बचने के लिए चाइना की दीवार बनाई, जो चीन की दीवार बनाई है। सुना है ना चीन की प्रसिद्ध दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? वो मंगोल आक्रांताओं से बचाने के लिए बनाई। तो मंगोलिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर था वहां पर वो दीवार बनी। समझ में आ गया इतिहास? जो जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। अब रास्ते में लूटपाट हो जाती थी, तो हमने कहा कि नहीं, जमीन के रास्ते नहीं जाएंगे अपन।
तो बोले विकल्प क्या है, तो बोले पानी से जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे पानी के रास्ते जाएंगे। पानी के रास्ते तैर के जाएंगे? नहीं, जहाज। अब जहाज जाएगा तो उसमें अनाज भी जाएगा, अनाज के साथ कौन चला जाएगा? बिना पासपोर्ट वीजा के चूहा पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यूरोप। और यूरोप में पहुंचने के बाद चूहे के साथ कौन पहुंचा? पैरासाइट। और उसके साथ कौन पहुंचा? हाइपर पैरासाइट। समझ रहे हो? हाँ, तो बिना पासपोर्ट वीजा के ये तीनों पहुंच गए कहाँ? यूरोप। अब यूरोप का जो वातावरण है, जो मौसम, बहुत जालिम टाइप का है। मतलब बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत वादियाँ, बेहतरीन मौसम और बड़े पहाड़, फैला हुआ क्षेत्र। यूरोप अगर पूरी दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र है, और इसीलिए यूरोप में देशों को लेकर युद्ध सबसे ज्यादा हुए। देखो, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सबसे बड़ा क्षेत्र क्या था उसका? यूरोप था। भारत पर विश्व युद्ध का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे पास था ही क्या? क्या लूट के ले जाते? जो लेना था वो ले गए, और उसके लिए उन्हें लूटना नहीं पड़ा। आए, डंडा मारे, पीटे, ले गए, है ना? तो अब यूरोपियन जो थे ना, जैसे वो याद करो, लोग घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि प्राकृतिक खूबसूरती वहां बहुत ज्यादा है। हर तरह की खूबसूरती ज्यादा है, प्राकृतिक भी ज्यादा है, बाकी तुम लोग समझ ही रहे होगे। तो प्राकृतिक खूबसूरती बहुत ज्यादा है, और इसलिए लोग यूरोप जाते हैं, घूमने जाते हैं, रहने जाते हैं, और वहीं रह जाते हैं। तो अब ये व्यापार के लिए गए, ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद अब ये जो बैक्टीरिया गया, तो यहाँ उस यूरोप पहुंचने के बाद उसे बहुत ही अनुकूल वातावरण मिला, वो जहर की तरह फैल गया। जहर मतलब बहुत तीव्रता से फैला, इतना फैला कि रोम के राजा रानी तक मर गए प्लेग से। मतलब वहां का राज परिवार भी खत्म हो गया। लगभग अभी तक अगर प्लेग की बात की जाए, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं इससे। कोरोना का नंबर उससे ज्यादा आता है, लेकिन कोरोना जब तक नहीं था तब तक सबसे बड़ी महामारी कौन सी थी? प्लेग। और अब वहां क्या हुआ, लोग मरने लगे, तो लोगों को लगा, लोगों को मालूम तो था नहीं कि क्यों मर रहे हैं, क्योंकि बात कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी। तो लोगों ने क्या किया कि जो डेड बॉडीज थी, जो मृत लोग थे, उनको नदियों में बहा देते थे, और नदी के रास्ते डेड बॉडी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। तो उसके साथ और कौन फैल रहा है? रोग भी फैल रहा है। करोड़ों लोग मरे थे। इसीलिए उसके बाद से जब भी महामारी का नाम लिया जाता है, कोविड के पहले तक, तो महामारी के नाम पे केवल एक ही महामारी हमारे पास बहुत बड़ी थी, वो क्या थी? प्लेग। अब हमारे पास एक और आ गई है, कोरोना भी आ गया है। लेकिन कोरोना का तो अब नामो निशान खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी प्लेग अगर फैलेगा, अभी भी ये है कि अगर प्लेग फैलेगा तो उस विस्तृत रूप में जा सकता है। तो बाद में ना किसी चीज को तुलना भी अगर की जाती थी कि ये बीमारी कैसी है, तो बोले ये प्लेग जैसी फैलेगी। तो ये एक बन गया, प्रतीकात्मक बन गया था कि प्लेग महामारी बहुत विनाशक थी। और भारत में 1996 के आसपास एक बार और ये बीमारी आई थी। कहाँ से? चाइना से आई भारत में 1996 के आसपास। और आई तो कहाँ पर आई? सूरत और मुंबई में सबसे पहले इसका आक्रमण हुआ। तो भारत उस समय जो हमारी सरकार थी, उसने समय रहते उस पर नियंत्रण पा लिया, तो ये बीमारी यहाँ फैल नहीं पाई थी उस समय। 96-97 की बात है। नहीं तो अगर उस समय वो फैल गई होती तो फिर तो हम लोग, फिर पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक
लोगों में होते कि मतलब कौन से देश की जनसंख्या सबसे कम है। अभी जो है ना जनसंख्या का जो चार्ट है ना, फिर ऐसा हो जाता है। अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चाइना की नहीं है, हम नंबर 1 है। ठीक है, कहीं तो नंबर 1 है। ठीक है, कहीं तो नंबर 1 है। तो जनसंख्या में भारत जो है ना नंबर 1 है। अब क्या है, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। कब तक दूसरे नंबर का सिल्वर मेडल लेके घूमोगे? गोल्ड मेडल मिला है जनसंख्या में नंबर 1 रहने का। और अभी ये जो क्या बोलते हैं, ताज है ना, ये जो ताज है अभी लंबे समय तक बरकरार रहने वाला है, घबराओ मत। हाँ, एकदम घबराने की जरूरत नहीं। अब लोगों ने पूछा कि सर अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में। उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। कितनी थी? और 2000 में हमारी जनसंख्या 100 करोड़ क्रॉस कर गई। इस समय हम लोग 150 करोड़ पे बैठे हुए हैं, 150 करोड़। अभी 100 साल हुआ नहीं है। अभी आज़ादी के 100 साल में अभी कितने साल बाकी हैं? 22-23 साल अभी बाकी है। 22-23 साल बाद हमें वो अंतर नजर आएगा कि 35 करोड़, और मुझे उम्मीद है तब तक हम लोग 200 करोड़ पहुंच जाएंगे। नहीं, 235 तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 200 पहुंच जाएंगे। ये जनसंख्या वृद्धि। अब लोग बोलते हैं कि ये भी बात आती है कि इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ी? इतनी जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। टीवी भी नहीं था तब, इंस्टाग्राम और बाकी चीजें भी नहीं थी। एक कारण वो भी है ना। तो बढ़ गई जनसंख्या। अब क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब टीवी है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब साधन है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत बड़ा ये संकट है हमारे देश की स्थिति पर। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होना भी अच्छी बात है। कई ऐसे देश हैं जो, कौन है भाई? जनसंख्या, कई ऐसे देश हैं जो विश्व युद्ध में और कई युद्धों में उनकी देश की 90% जनसंख्या खत्म हो गई। अब 100 साल हो गए, मतलब अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो लगभग 100 साल हो गए, द्वितीय बढ़ ही नहीं पा रही उनकी जनसंख्या। हमारे यहाँ उल्टा है, कमी नहीं हो रही है। जैसे यूरोप के ही कई ऐसे देश हैं जहां जैसे अब भारत है, भारत देश में ना तुम कहीं चले जाओ, ऐसा विदेशी लोग बोलते हैं। अब हम लोग को ये अजीब नहीं लगता, लेकिन बाहर वालों को ये अजीब लगता है। बोले भारत में कहीं चले जाओ, रोड पे तुमको क्या दिखेगा? खाना 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 खाना। भाई रोड पे क्या दिखेगी तुम्हें? केवल खाने की ही दुकानें दिख रही हैं, समोसा कचौड़ी। एक तरफ से केवल, बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में कुछ जगहों पर ही खाने की व्यवस्था, क्योंकि तो उनको ये अंतर, अब हम लोग को अंतर नहीं लगता। क्यों? बचपन से यही देखना है। लेकिन अगर तुम यही जब इंडिया के बाहर जाओगे तो वहाँ हर जगह ऐसे खाना नहीं मिलेगा। रोड पे दुकान लगी है, समोसे छान रहा है, तुम देख के भैया यहाँ गोलगप्पे लगाना है ना। तुम्हें में से कुछ लोग है बेटा यही नीचे पकड़ाए हो, ये नीचे एक है ना किनारे पे लगाता है गोलगप्पे वाला, हमको देख के ऐसे पकड़ जाते हैं सर का। जितना मना करो, वो साक्षात कॉलरा बांट रहा है। क्या बांट रहा है? कॉलरा। मतलब
जो गोलगप्पे वाला है रोग बांट रहा है ना, कॉलरा, हैजा, और फिर होती तबीयत खराब। अच्छा ये बताओ, रोग की ही बात कर रहे हैं हम लोग, रोग की बात कर रहे हैं। जब भी तबीयत खराब होती है, तुम लोग ईमानदारी से बताओ, जब भी तबीयत खराब होती है, घर पे फोन करते हो तबीयत खराब हो गई, हमेशा आरोप किसके ऊपर लगता है? टिफिन और हॉस्टल का जो मेस होता है। कभी आरोप लगा है फुल्की वाले के ऊपर, कभी मोमोज वाले के ऊपर, जबकि तबीयत क्यों खराब हुई? वो मोमोज वाला, वो जो रोड पे चाट बना रहा था, जिसको देख के तुम लोग गए थे, कभी उसका जिक्र घर पे नहीं करोगे कि नहीं हमने वो चाट खाया था, वो मोमोज खाया था, नूडल्स खाया था रोड वाला, उसकी वजह से तबीयत। आरोप किसके ऊपर लगेगा? हॉस्टल के ऊपर। हॉस्टल वाले खाना अच्छा नहीं देते। अरे भाई दुनिया में कोई हॉस्टल खाना अच्छा नहीं देता। तुम रोज घर का खाना खाओगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? लगेगा, अब लगेगा, क्योंकि अब तुम घर के बाहर हो, अब घर के खाने की अहमियत तुम्हें समझ में आ रही है। जब शाम को खुद बैठ के तब मन करता अरे घर का रूखा सूखा ही मिल जाए, पापड़ जैसी रोटी ही मिल जाए, घर की मिल जाए, बनाना ना पड़े। 5 स्टार होटल का भी अगर तुम खाना डेली खाओगे ना, तो कहोगे बहुत गंदा बनाते हो तुम। और यही हर जगह का है। तो क्या करना चाहिए? अलग अलग जगह खाना चाहिए। रोज 5 स्टार होटल बदल के खाओ, एक जगह का मत खाओ, है ना? प्रतिरक्षा तंत्र भी तो यही कहता है ना, हर जगह का एक्सपोजर लो, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा? मजबूत होगा। गधे नहीं। तो ये रोग फैला। अब जब ये रोग फैलता है तो ये प्रभाव किस पे प्रभाव डालता है? लसिका तंत्र पे। किस पे प्रभाव डालता है? लिम्फेटिक सिस्टम पे प्रभाव डालता है। अच्छा एक बात बता दूं, कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी सुबह 9 से 3 बजे तक। कल केमिस्ट्री है। कितने लोग चाहते हैं केमिस्ट्री क्लास हो? कितने लोग चाहते हैं जूलॉजी क्लास हो? बस तो फिर कल क्लास रहेगी केमिस्ट्री की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अरे कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया ना केमिस्ट्री, वो चाहते नहीं कल क्लास को। मैं देखा इधर वालों ने ना एक ने भी हाथ नहीं उठाया था, ये 3-4 लाइन में जो बैठे हैं। क्लास क्यों रख रहे हो? ना रखो, कोई नहीं रखो, नहीं पढ़ना है। वो तो घर वाले जबरदस्ती भेज देते हैं तो 5 दिन आ जाते हैं। आप शनिवार को ही बुला के बांग हम खा लो क्या? गजब बेवकूफियत है। कुछ को तो मौत आ गई होगी है। शनिवार 9 से 3, भगवान उनकी आत्मा को शांति। तुम ही लोग हो, तुम ही लोग जिनको मौत आई है, घबराओ मत। संडे को भी पढ़ाऊंगा मैं, संडे को भी क्लास रहेगी 9 से 3 जूलॉजी की। लिख लो टॉपिक। अच्छा टॉपिक अलग रहेगा, ये वाला टॉपिक नहीं चलेगा, ये तो रेगुलर क्लास में चलेगा। एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे संडे वाला टॉपिक अलग रहेगा, उसके लिए अलग कॉपी बना लेना, वो मैं बताऊंगा संडे को। सीक्रेट क्या रहेगा? वो सीक्रेट है ना। ठीक है।
नहीं था तुम लोगों से। तुम उम्मीद मान के बैठे हो क्या? चलो, तो ये प्रभावित करता है किसको? लसिका तंत्र। ध्यान से सुनो। लसिका तंत्र में सबसे पहला जो प्रभाव पाया जाता है वो लिम्फ नोड पर। किस पर? और कौन सी लिम्फ नोड? जो यहाँ एक्जिला, ये एक्जिला भाग होता है, डीओ लगाते हैं ना, एक्जिला भाग होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा ये बोलो, हिंदी में एक मुहावरा है, बाछे खिल जाना। बाछे पता नहीं क्या हाँ होती है, खिल जरूर जाती है, मतलब क्या होता है इसका नहीं मालूम। हिंदी में पढ़ा ना, खुशी के मारे उसकी बाछे खिल गई। हिंदी के मुहावरे सुने ना तुम लोग? कुछ मालूम है तुम लोगों को मुहावरे और लोकोक्तियां? रहीम दास के दोहे, कबीर दास के दोहे, ऐसा कुछ सुना है? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है। ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। वो है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अरे काहे नहीं बोलिए? ये कबीर दास जी ने बोला है ना, हमारे पड़ोसी हैं, बनारस के रहने वाले थे, हमारा वहीं 100 किलोमीटर दूर है, तो हम तो उनके विरोध में बोल सकते हैं। एक और था, कौन सा? काल करे सो आज करे, है ना? आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, क्यों उदास बैठे हो बच्चा, जीना है अभी बरसों। तो हमारे यहाँ अलग नियम चलता है। तो ये जो लिम्फ नोड एक्जिला भाग में पाया जाता है, उस पर संक्रमण सबसे पहले मिलता है। और लिम्फ नोड पर संक्रमण मिलता है तो लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, और सूजन ऐसी गठान जैसी बन जाती है। उस गठान को कहते हैं ब्यूबो। क्या बोलते हैं? ब्यूबो। और उसी की वजह से इसका नाम पड़ा ब्यूबोनिक प्लेग। अब सोचो, इसने संक्रमण किया तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर ही आक्रमण किया। तो प्रतिरक्षा तंत्र पर ही अगर हमला हो जाए तो शरीर को सुरक्षित कौन करेगा? कोई है ही नहीं। कौन सुरक्षित करेगा? और ऐसे में प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? नष्ट होता है, और इसी की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो लक्षण में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं आते। एक्जिला भाग में सूजन, जिसे विवो कहते हैं, बुखार, मृत्यु। क्योंकि बहुत मतलब लक्षण ऐसे क्या है, लक्षणों की कोई बहुत विविधता नहीं मिलेगी। मृत्यु भी एक लक्षण में आ जाएगा, खेल खत्म हो गया है। इसीलिए तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया कि ये रोग फैल क्यों रहा है, कैसे फैल रहा है। ठीक है? नहीं, कोई परजीवी नहीं है। चलो, इसके लक्षण ये हो गए। अब उपचार क्या होगा? तो भाई सूटेबल एंटीबायोटिक इसका उपचार है। नाम क्या है इसका? अरे बस भी करो, मान जाओ भाई। बताओ, लोग मानते नहीं है। चलो लिखो प्लेग के बारे में। तो प्लेग नाम लिख लिया, लिखो। इसका रोग कारक यर्सीनिया पेस्टिस है।
जिसका पूर्व में नाम पास्चुरेला पेस्टिस, जिसका पूर्व में नाम पास्चुरेला पेस्टिस था, लिखो। ये एक आर्थ्रोपोडा, ये एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी होता है, ये एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी होता है, ये एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी होता है जिसे रैट फ्ली, ये एक आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी होता है जिसे रैट फ्ली, ब्रैकेट में था ज़िनोप्सिला चियोप्सिस कहते हैं, ये उसका साइंटिफिक नेम है, जिसे रैट फ्ली ब्रैकेट में ज़िनोप्सिला चियोप्सिस कहते हैं, रैट फ्ली ब्रैकेट में ज़िनोप्सिला चियोप्सिस कहते हैं। लिखो, ये चूहे के ऊपर परजीवी होता है, ये चूहे के ऊपर परजीवी होता है, ये चूहे के ऊपर परजीवी होता है, ये चूहे के ऊपर परजीवी होता है। किसके ऊपर? चूहे के ऊपर परजीवी होता है। कौन? रैट फ्ली, जिसका नाम है ज़िनोप्सिला चियोप्सिस। अगला पॉइंट लिखो, चूहे के माध्यम से ही, चूहे के माध्यम से ही बीते समय में ये रोग, चूहे के माध्यम से ही बीते समय में ये रोग, बीते समय में ये रोग कई बार फैल चुका है, बीते समय में ये रोग कई बार फैल चुका है। अगला पॉइंट, इसका संक्रमण लसिका तंत्र पर, इसका संक्रमण लसिका तंत्र पर पाया जाता है, इसका संक्रमण लसिका तंत्र पर पाया जाता है, इसका संक्रमण लसिका तंत्र पर पाया जाता है। अगला पॉइंट, लसिका तंत्र पर पाया जाता है। अगला पॉइंट, सबसे पहले एक्जिला, सबसे पहले एक्जिला में उपस्थित लिम्फ नोड, सबसे पहले एक्जिला में उपस्थित लिम्फ नोड में संक्रमण से, एक्जिला में उपस्थित लिम्फ नोड में संक्रमण से सूजन पाई जाती है, संक्रमण से सूजन पाई जाती है, जिसे ब्यूबो कहते हैं, सूजन पाई जाती है जिसे ब्यूबो कहते हैं, सूजन पाई जाती है जिसे ब्यूबो कहते हैं, और इसीलिए इसे, जिसे ब्यूबो कहते हैं, और इसीलिए इसे, और इसीलिए इसे ब्यूबोनिक प्लेग, और इसीलिए इसे ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है, और इसीलिए इसे ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है। लक्षण, लक्षण लिखो, लिम्फ नोड में सूजन, लक्षण लिम्फ नोड में सूजन, बुखार, लिम्फ नोड में सूजन, बुखार, जिससे मृत्यु भी हो सकती, जिससे मृत्यु भी हो सकती। उपचार लिखो, सुटेबल एंटीबायोटिक, सुटेबल एंटीबायोटिक,
सूटेबल एंटीबायोटिक। ये बात हो गई किसके बारे में? प्लेग के बारे में। अगला लिखो डिसेंट्री। अगला लिखो डिसेंट्री। और ये जो डिसेंट्री की बात हो रही है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री। लिखो शाइजेला बैक्टीरिया के संक्रमण से, शाइजेला बैक्टीरिया के संक्रमण से, शाइजेला बैक्टीरिया के संक्रमण से डिसेंट्री या दस्त, डिसेंट्री मतलब दस्त, डिसेंट्री या दस्त पाई जाती है। अब इसका संक्रमण कैसे फैलता है भाई? तो फैलेगा कैसे? संक्रमित जल और भोजन से। तो लिख लो इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन, इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन द्वारा पाया जाता है। लक्षण दूषित जल और भोजन द्वारा पाया जाता है। लक्षण, लक्षण है लिखो कि दस्त, उल्टी, निर्जलीकरण, दस्त, उल्टी, निर्जलीकरण इत्यादि, दस्त, उल्टी, निर्जलीकरण इत्यादि लक्षण के रूप में, निर्जलीकरण इत्यादि लक्षण के रूप में पाए जाते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो निर्जलीकरण की वजह से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। उपचार लिखो, उपचार, तो व्यक्ति डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होना समझते हो? जैसे नल है, नल अपन ऐसा उसका ऊपर का ऐसा नॉब घुमाते हैं तो नल खुल जाता है, नॉब ऐसे करते हैं तो नल बंद हो जाता है। अब जैसे मान लो नॉब घुमाओ, नल खुल गया, उसके बाद नॉब तोड़ दो तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। तो ऐसे व्यक्ति भी डायरेक्ट हो जाता है। स्टॉपर काम नहीं करता है। क्या नहीं काम करता है? स्टॉपर रुकता ही नहीं है, दिनचर्या बदल जाती है, ठीक है। देन जीवन का दायरा सीमित हो जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, ज्यादा तेजी से हंस नहीं पाते हैं, खांसी जुकाम सब रोकना पड़ता है, खांसने पर प्रवाह तेज हो जाएगा। तो ये, और दस्त का नाम में 10 आता है, यानी वो संख्या भी बता रहा है। तो दिनचर्या बदल जाती है। उसके लिए एक शेर बना है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो उपचार में जो सबसे
जरूरी उपचार है वो है ORS। ORS का घोल सुना है? ORS, हाँ अभी पूछूंगा, सुना है तो। उपचार में पहला उपचार क्या जाता है? ORS। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS का मतलब क्या हो गया? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। कुछ लोग नियमित रूप से सेवन किए होंगे अभी गर्मी के मौसम में, जब धूप लू चल रही थी, और इलेक्ट्रॉल आता है ना, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इलेक्ट्रॉल वो हरा वाला पाउडर आता है ना, वो क्या होता है? अब तो फ्रूटी जैसा आने लगा है। ORS घोल बनाया है, स्ट्रॉ से पी लो। तो निर्जलीकरण जब होता है शरीर में, चाहे वो लू की वजह से हो, चाहे धूप की वजह से हो, चाहे गर्मी की वजह से, चाहे डायरेक्ट होने की वजह से या उल्टी की वजह से, तो शरीर में तरल की कमी हो जाती है, और उस तरल को दोबारा शरीर में बनाए रखने के लिए ORS लेना पड़ता है। और ORS जो है, इसमें होता क्या है? शक्कर और नमक का पाउडर होता है। क्या होता है? शक्कर और नमक का पाउडर, हाँ खट्टा मीठा लगता है, और उसको पानी में मिलाया जाता है। अब लोगों को पता चल गया कि अरे इसमें तो यही होता है, शक्कर और नमक। घर गए, नमक निकाले, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच शक्कर, घोल बना के नींबू निचोड़ के दे दिए। ORS नहीं, वो शिकंजी है। ORS अलग होता है, ORS शिकंजी नहीं है। ORS का एक नियमित सांद्रता होती है उसकी। WHO ने बोला है कि 21.8 ग्राम ORS मिलाया जाएगा 1 लीटर पानी में। तो जब भी ORS का पैकेट खोलो तो उसको उस पर उतनी ही मात्रा रहती है। एक पैकेट जो आता है 21.8 ग्राम का ही आता है, क्योंकि उनको मालूम है कि आदमी कैसे 21.8 ग्राम तौलेगा, तौल पाओगे नहीं। तो उनने बोले कि पैकेट ही बनाओ इतना ही बड़ा, 21.8 ग्राम पाउडर उसमें रहेगा उसको, क्योंकि 1 लीटर पानी तो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? 1 लीटर पानी की बोतल ही आती है ज्यादातर 1 लीटर की, तो बोले 1 लीटर पानी में मिला देगा और पियो उसको। अब कुछ लोग होशियार बनते हैं, बोले हम कम पानी मिलाएंगे, गिलास में। आदत है ना गिलास की, हमने बोला था गिलास होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप व्यक्ति को आदत है, वो कहता है नहीं 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच अपने मन से, वो सोचता है शिकंजी है, तो शिकंजी नहीं है, वो ORS है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, या तो पानी कम होगा, या तो पानी आपने बिना अगर नाप तोल के मिलाओगे तो या तो पानी कम होगा या तो पानी ज्यादा। अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, जैसे 2 लीटर में मान लो तुमने मिलाया, 1.5 लीटर में मिलाया, तो वो पानी शरीर में अवशोषित ही नहीं होगा। तो जिस काम के लिए ORS ले रहे थे वो फायदा ही नहीं करेगा। और अगर पानी कम मिलाया और ये पाउडर ज्यादा मिलाया तो और ज्यादा निर्जलीकरण कराएगा। तो अपने से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर 1 पैकेट तुमने ज्यादा पानी मिला दिया तो शरीर में जाएगा ही नहीं, जैसे जाएगा वैसे, जैसे उसकी इनकमिंग होगी वैसे उसकी आउटगोइंग होगी। और अगर पानी कम है तो पानी अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा, और ज्यादा पानी बाहर आएगा, अल्टी पल्टी सब चालू हो जाएगा, तो निर्जलीकरण होगा और ज्यादा। इसलिए उसकी मात्रा फिक्स की गई है, उसकी सांद्रता नियमित होती है। कितना मिलाया जाना चाहिए? 21.8 ग्राम कितने पानी में? 1 लीटर पानी में, ना कम ना ज्यादा। तो ये हो गया एक। दूसरा उपचार होगा सूटेबल एंटीबायोटिक। सूटेबल एंटीबायोटिक तो लिख लो उपचार में। पहला ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, लिखो WHO द्वारा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट लिखो WHO द्वारा इसकी मात्रा को, WHO द्वारा इसकी मात्रा को
निश्चित किया गया है, इसकी मात्रा को निश्चित किया गया है, जिसमें 21.8 ग्राम पाउडर, जिसमें 21.8 ग्राम पाउडर को 1 लीटर जल में ही 21.8 ग्राम पाउडर को 1 लीटर जल में ही मिलाया जाना, 21.8 ग्राम पाउडर को 1 लीटर जल में ही मिलाया जाना आवश्यक है। 1 लीटर जल में ही मिलाया जाना आवश्यक है। 1 लीटर जल में ही मिलाया जाना आवश्यक है। जल में ही मिलाया जाना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा लिख लो, सूटेबल एंटीबायोटिक। दूसरा है सूटेबल एंटीबायोटिक। अब यहाँ एनसीईआरटी में दिए हुए बैक्टीरियल रोग, सामान्य बैक्टीरियल रोग खत्म हो गए। इसके अलावा भी रोग हैं, लेकिन वो हम देखेंगे, पहले एनसीईआरटी के रोग देख लें, उसके बाद देखेंगे। जैसे रोग बहुत सारे हैं, कुछ एनसीईआरटी में हैं और कुछ जरूरी हैं। तो पहले अपन किसको देखेंगे? एनसीईआरटी वालों को। एनसीईआरटी में बैक्टीरियल रोग में इतना ही दिया है। इसके अलग जो रोग हैं उसको हम देखेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद। अब आ जाओ बैक्टीरियल के बाद फंगल डिजीज। फंगल, अगला आ जाओ फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, फंगल मतलब कवक द्वारा होने वाले रोग, और एक ही रोग अपने सिलेबस में। फंगल डिजीज एक ही है, रिंगवॉर्म। क्या है? रिंगवॉर्म। लिखो, रिंगवॉर्म, जिसे क्या बोलते हैं? दाद। और दाद खाज खुजली वाला दाद है, रिंगवॉर्म। इसी का एक रूप है डैंड्रफ। इसी का एक रूप क्या है? डैंड्रफ। डैंड्रफ कहाँ होता है? बालों। किसको किसको है? हाथ नहीं उठाना, सबको है। डैंड्रफ होने का कारण समझो, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने का कारण समझो। 2-3 कारण बड़े प्रमुख हैं। अब डैंड्रफ का ना एक इलाज होता है, देसी इलाज, बाल छील दो, न रहेगा बाल, न बजेगी बांसुरी। बाल से बांसुरी बजती है। क्या? न रहेगा बाल, न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बाल, न होगा डैंड्रफ। तो लेकिन ये जो डैंड्रफ है, ये बाल का इन्फेक्शन नहीं है, खाल का इन्फेक्शन है। तो बाल हटाने से ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। खाल हटा दो, संभव नहीं है, क्योंकि वो काम तो वो इन्फेक्शन ही कर रहा है, वो खुद ही खाल को नष्ट कर रहा है। तुम ही हटा दोगे, फिर मतलब क्या होगा? अब कुछ लोग सोचते हैं कि बाल जो है शेव करा दो, बाल मुड़वा दो तो डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं होगा। आपको लगातार हर 10-15 दिन पर बाल जो है वो शेव करवाना पड़ेगा, 5-6 महीनों तक। तब जाके वो धीरे धीरे जो स्काल्प में जो इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन खत्म होगा, और उसका भी दवाई वगैरह करनी पड़ेगी। तो यानी ये इन्फेक्शन बाल का तो नहीं है, तो बाल क्यों हटाओ? तो क्या करोगे? इसका इलाज करो। इलाज करोगे कैसे? एंटी फंगल ड्रग। कैसे इलाज करोगे? एंटी फंगल ड्रग। अब रिंगवॉर्म हो गया दाद। सामान्यतः बारिश का जब मौसम आता है, किसका मौसम? बारिश का, तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, चाहे वो डैंड्रफ हो या रिंगवॉर्म हो। फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि
फंगस का संक्रमण बढ़ने के लिए दो अवस्थाएं बहुत जरूरी है, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता, नमी। अधिक तापमान और नमी, ये दो फैक्टर जहां मिलेगा वहां फंगस का इन्फेक्शन बढ़ेगा। अब हम लोग की आदत होती है जनरली लड़कों की कि नहाए, बाल गीले हैं और बढ़िया तेल लगा लिए। अब सोचो, जो ऑयल है वो एक इंसुलेटर लेयर बना देता है और जो नमी है वो वाष्पित नहीं हो पाती और तापमान को और बढ़ाती। तापमान बढ़ गया, पानी पहले से ही है, नमी भी ज़्यादा है, तापमान भी ज़्यादा है, इसलिए कभी गीले बालों पर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। पहली बात, बाल गीले नहीं, बाल सूखे। और इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अगर इस पे जागरूक रहोगे तो सलामत रहेंगे, नहीं तो फिर जीवन में दो चांद हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, और फिर बोलोगे हिला डाला ना। तो अगर चाहते हो कि जीवन में दो चांद हो तो यार फिर कहीं और हो कि मेरा चांद मुझे आया है नजर, है ना। है तुम लोग अमावस वाले हो। तो बात यह है कि इसलिए बालों को सलामत रखना बहुत जरूरी है। देखो अब लोगों की आदत होती है बाल बड़े रखना, लड़कियों को तो खैर आदत होती है कि उनको मालूम भी होता है कि मैनेज कैसे करना है। लड़के ये सोचते हैं केवल बाल बढ़ाने से काम हो जाता है, अबे बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है। ये देखो इतने बड़े बड़े बाल रखा है, ये एनिमल कापी है, एनिमल का कापी है। इतने बड़े बाल मैनेज कैसे करते ये बता दो। शांत रहो। हाँ वो भी एक बैठा है, वो पिछले साल तो थोड़ा इंसान था, इस बार तो एनिमल बन गया है वो। एक उसके पीछे भी बढ़ा रहा है धीरे धीरे, वो भी रेस में लगा हुआ है। हाँ और पिछले साल था वो रामकृष्ण साहू, वो तो अब पहुंच गया है, तो रैगिंग वैगिंग उसकी हो रही फर्स्ट ईयर में। कौन सा कॉलेज मिला उसको? सियोर का मिला है, ठीक है बढ़िया है। रैगिंग में, अरे वही तो पहला बैच वही है, रैगिंग कौन लेगा? उसी का तो पहला बैच है, फैकल्टी रैगिंग लेती है। खैर ठीक है, लेकिन इतने बड़े बाल तुम लोग मैनेज कैसे करते हो ये बताओ? नॉर्मल करते हो मतलब कुछ नहीं करते? हाँ भैया तुम कैसे मैनेज करते हो? हाँ ऑयल नहीं लगाते हो, लगाते क्या? जो नहीं लगाते वो तो मालूम है, लगाते क्या हो उस पे? सीरम लगाते हो? अच्छा कितने घंटे लगाते हो सीरम? 1 घंटा। और पढ़ाई कितने घंटे होती है? आधा घंटा। नहीं बड़े बाल लड़कियां रखती हैं, लड़कियां ठीक है मैनेज करती, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि बाल की केयर कैसे करनी। और सबसे बड़ी बात उनके पास वरदान है, थैंक्स टू ईस्ट्रोजन हार्मोन आजीवन बाल उगते हैं। लड़कों में नहीं बेटा, सोचना मत। तो बड़े बाल रखो ठीक है, बस उस पर ज्यादा ध्यान न देना पड़े, लेकिन जरूरत है उसकी, क्या करोगे? बाल छोटे रखो। हमारा बढ़ गया, आज हम इसको कटिंग करवाएंगे थोड़ा। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो इतने बड़े बाल रखना तो बाल छोटे रखो तुम लोग, ठीक है। कुछ घरेलू मान्यता कि अपने मन से बढ़ाए हो? हाँ कोई खास रीजन है? नहीं है, नहीं अब सिलेक्शन हो जाएगा तभी हम समर्पित करेंगे। ऐसा कुछ मान्यता, मन्नत उन्नत मानी है क्या? थोड़ी सी मानी है,
नहीं, इसका MBBS में हो जाएगा सिलेक्शन तो कॉलेज जाऊंगा तो समझ रहा हूँ बेटा। लेकिन बात है ना कि फर्स्ट ईयर में ना ट्रिमर लेके ना उड़ा दिए जाते हैं बाल, इसलिए हाँ आना फिर बताएंगे। ठीक है, कर लो अपने मन की। चलो, रिंग वॉर्म। अब रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन है और जिस फंगस से होता है वो फंगस 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये 3 प्रकार के फंगस हैं जिससे रिंग वॉर्म पाया जाता है। तो लिखो कि इसका संक्रमण 3 प्रकार के फंगस द्वारा होता है। इसका संक्रमण 3 प्रकार के फंगस द्वारा होता है। 3 प्रकार के फंगस द्वारा होता है। ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम। लिखो कि फंगस की वृद्धि के लिए अधिक तापमान और नमी, फंगस की वृद्धि के लिए अधिक तापमान और नमी, फंगस की वृद्धि के लिए अधिक तापमान और नमी, वृद्धि के लिए अधिक तापमान और नमी, अधिक तापमान और नमी आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। अब सामान्यतः जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे हम अपने हाथों की ही बात करें या शरीर की बात करें, तो फंगल इन्फेक्शन सामान्यतः वहां पाया जाता है जहां त्वचा मुड़ी हुई है, जैसे उंगलियों के बीच में, नाखून, ठीक है, कान के पीछे, होंठ के किनारे, गर्दन। तो सामान्यतः जो रिंग वॉर्म होता है उसका संक्रमण ऐसे स्थानों पर होता है जहां त्वचा मुड़ी हुई हो। ठीक है, तो लिख लो कि सामान्यतः इसका संक्रमण मुड़ी हुई त्वचा वाले स्थानों पर ही, सामान्यतः इसका संक्रमण मुड़ी हुई त्वचा वाले स्थानों पर ही पाया जाता है, मुड़ी हुई त्वचा वाले स्थानों पर ही पाया जाता है, जैसे उंगलियों के किनारे नाखून, उंगलियों के किनारे नाखून, नाखून इत्यादि, उंगलियों के किनारे नाखून इत्यादि। अब हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि भाई कहीं हाथ वाथ धुला, अपन ने तो जनरली ऊपर ऊपर से ऐसे सामान्यतः धुलते हैं, जबकि हमें उंगलियों के बीच में भी सफाई प्रॉपर करनी चाहिए, और हाथ की तो कर भी लेते हैं। कब ऐसे पकड़ पकड़ के पैर की उंगली साफ की है? कभी करी है? कुछ तो अगर मैं बताऊं यहाँ बैठे होंगे जो 6 महीने से मोजा नहीं बदले होंगे, और ये एकदम सही बात है। कुछ का तो मोजा ऐसा हार्ड हो गया होगा, उतारते भी ऐसे ही होंगे और पहनते भी ऐसे ही होंगे। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और उसी मोजे में कई बार पसीना, गंदगी सब भरा होगा, वो एक चलता फिरता जैविक हथियार बन गया होगा। उसमें इतने प्रकार के जीव जंतु म्यूटेट कर करके, और गलती से अगर ऐसे लोग कहीं मोजा उतार दें, 2-4 लोग तो प्राण छोड़ देंगे। तो बोलते हैं पैरों में बदबू आ रही है। अरे बदबू क्यों नहीं आएगी, साफ सफाई करोगे नहीं।
तो मोजा में लड़के, जब कुछ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो जब मोजा खरीदा था धुल के ही आया था, उसके बाद नहीं धुला गया है। उसके बाद जब वो फेंकेगा यूज एंड, अब वो जब उसका मुहूर्त निकले, आज निकलेगा, 6 महीने बाद निकलेगा, मेडिकल कॉलेज में निकलेगा, सही बात ना। तो पैरों के बीच में संक्रमण होने की भी संभावना। और मान लो मोजा तो धुल लेते हैं, जूता कहाँ से धुलोगे? जूता धुलने में तो, और मान लो ये स्पोर्ट्स शू और कपड़े वाला जूता तो धुल भी लोगे, चमड़े वाला जूता कभी धुलते हुए देखा है किसी को? सोचो। तो इसलिए संक्रमण इसका बहुत अधिक पाया जाता है। लिखो लक्षण। लक्षण में क्या मिलेगा भाई? खुजली। लक्षण में लिखो खुजली, ठीक है। और रिंग वर्म की बात कर रहे हैं। तो जहां भी दाद होगा वहां खुजली होगी, लालिमा, खुजली, लालिमा। त्वचा के छिलके, त्वचा के छिलके निकलते हुए पाए जाएंगे, या शल्क बोल सकते हो, त्वचा के शल्क निकलते हुए पाए जाएंगे। छिलका मत बोलो, है ना, छिलका सही शब्द, शल्क ज्यादा सही शब्द है। त्वचा के शल्क निकलते हुए पाए जाएंगे। ठीक है। अब फैलता कैसे है? तो लिखो कि अब फैलने का एक 2-3 सबसे बड़े माध्यम है। क्या? कंघी एक हो गया, टॉवेल दूसरा हो गया, तौलिया बताया था ना पिछली क्लास में। और जाहिर सी बात, अगर एक तौलिए को कई लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे संक्रमण फैलेगा ही। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहता है वो है नाई की दुकान, क्योंकि वो एक ही तौलिया 100 लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, एक ही कंघी सब पे इस्तेमाल करते हैं, एक ही रेजर सब पे इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड बदल देते हैं लेकिन रेजर तो इस्तेमाल करते हैं, एक ही कैंची सब पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिंग वर्म फैलने का जो माध्यम है वो है बार्बर शॉप। तो लिखो कि तौलिया, कंघी, तौलिया, कंघी, रेजर इत्यादि से, तौलिया, कंघी, रेजर इत्यादि से, तौलिया, कंघी, रेजर इत्यादि से इसका संक्रमण फैलता है। हेलो,
अच्छा, एक और बात आ जाती है, एक और बात ये आ जाती है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया कोई कपड़ा भी अगर उपयोग करे, जैसे तौलिया हो गया या कोई अन्य कपड़ा, जैसे तुम लोग आपस में टी शर्ट वगैरह, है ना भाई यार टी शर्ट देना, जाना है मेला देखने, है ना, तो ऐसे में भी इसका संक्रमण फैलता है। तो लिखो, उपयोग किए गए वस्त्रों द्वारा, उपयोग किए गए वस्त्रों द्वारा भी, उपयोग किए गए वस्त्रों द्वारा भी इसका संक्रमण पाया जाता है या इसका संक्रमण फैलता है, इसका संक्रमण फैलता है। उपचार लिखो, ट्रीटमेंट भाई, एंटी फंगल ड्रग्स। क्या उपचार है? एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल यानी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो फंगस के संक्रमण को खत्म करती हैं, जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल इत्यादि। कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल इत्यादि। कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल इत्यादि। इट्राकोनाजोल इत्यादि, ठीक है। अब जनरली क्या है, अगर स्किन में इन्फेक्शन है तो इनको क्रीम के रूप में लिया जाता है, स्काल्प में इन्फेक्शन है तो शैम्पू या ऑयल के रूप में लिया जा सकता है, और अगर इन्फेक्शन शरीर के अंदर है, फंगस का इन्फेक्शन, तो इन्हें टैबलेट के रूप में भी लिया जा सकता है। तो ये हो गया फंगल डिजीज, एक ही है अपने सिलेबस में। अगली हेडिंग डालो, प्रोटोजोअल रोग, प्रोटोजोअल डिजीज यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोअल रोग में दो रोग हमें, वैसे तो कुल 3 देखने हैं, सामान्य प्रोटोजोअल रोग में 2 देखने हैं, और एक आएगा एसटीडी, लैंगिक रूप से स्थानांतरित होने वाला रोग। तो कुल कितने हो जाएंगे? 3। तो पहले हम लोग देखेंगे सामान्य प्रोटोजोअल रोग में अमीबियासिस। क्या है? अमीबियासिस, जिसे कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। जैसे हमने बैक्टीरियल डिसेंट्री पढ़ा था, वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री थी, साइजेला बैक्टीरिया से हो रहा था। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली डिसेंट्री है, और ये जिस प्रोटोजोआ से होती है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो हिस्टोलाइटिका, तो लिखो कि ये रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है जिसका नाम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। ये रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है जिसका नाम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। प्रोटोजोआ द्वारा होता है जिसका नाम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। ठीक है, प्रोटोजोआ का नाम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब फैलेगा कैसे? तो जैसे डिसेंट्री फैल गई थी संक्रमित जल और भोजन से, और ये भी लिखना है केवल जल और भोजन नहीं, दूषित या दूषित जल और भोजन
और बिना धुले हुए फल और सब्जियों द्वारा। कि मार्केट में गए, भैया गाजर कैसे दिए, और गाजर उठाया और वहीं चबा लिए। तो क्योंकि इसका जो संक्रामक अवस्था है वो मिट्टी में पाई जाती है और मिट्टी से फल और सब्जियों द्वारा ये फैलती है। तो लिखो कि इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन द्वारा, इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन द्वारा फैलता है तथा बिना धुले फल और सब्जियों द्वारा भी, तथा बिना धुले फल और सब्जियों द्वारा भी, बिना धुले फल और सब्जियों द्वारा भी इसका संक्रमण फैलता है। अब बात है कि ये एक अंतः परजीवी है। कैसा परजीवी है? अंतः परजीवी है। और इसका संक्रमण होता है बड़ी आंत के कोलोन भाग में। कहाँ होता है? बड़ी आंत के कोलोन भाग में। तो लिखो ये अंतः परजीवी है जिसका संक्रमण, ये अंतः परजीवी है जिसका संक्रमण बड़ी आंत के कोलोन भाग में, ये अंतः परजीवी है जिसका संक्रमण बड़ी आंत के कोलोन भाग में, जिसका संक्रमण बड़ी आंत के कोलोन भाग में पाया जाता है, जिसका संक्रमण बड़ी आंत के कोलोन भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में? बड़ी आंत के कोलोन भाग में पाया जाता है। ठीक है। अब ये कोलोन में करता क्या है? जब ये कोलोन तक पहुंच गया है तो कोलोन की म्यूकोजा परत में छेद कर देता है। कहाँ क्या करता है? म्यूकोजा परत में छेद। अब इससे क्या होता है? छेद से म्यूकोजा में शोथ उत्पन्न होगा, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होगा, सूजन आ जाएगी। सूजन आ जाएगी तो कोलोन भाग अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन ने इन्फ्लेमेशन का एक साइन ये भी पढ़ा था कि कार्य में बाधा। और कोलोन का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए दस्त होती है, लक्षण के रूप में दस्त होती है। म्यूकस का भी स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है? म्यूकस का। तो लूज मोशंस होते हैं, व्यक्ति डायरेक्ट हो जाता है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि म्यूकोजा में छेद कर दिया है तो सूजन आई है, पेट में दर्द होगा, उदर पीड़ा। ठीक है। निर्जलीकरण होगा, क्योंकि शरीर से तरल की हानि होगी, जल का अवशोषण कम होगा, निर्जलीकरण, मृत्यु भी हो सकती है। निर्जलीकरण से मृत्यु बहुत सामान्यतः हो सकती है। और निर्जलीकरण मतलब पानी कम पीना या शरीर में जल की कमी। गर्मी में तो निर्जलीकरण होता है, ठंड में ज्यादा होता है। निर्जलीकरण के केसेस ठंड में ज्यादा पाए जाते हैं। डिहाइड्रेशन ठंड में ज्यादा होता है। पूछो क्यों? गर्मी में प्यास महसूस होती है, ठंड में प्यास महसूस नहीं होती। है बात समझ में? तो गर्मी में तो क्या है, दिन भर लोग चिल्लाते रहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही, बहुत गर्मी पड़ रही, लोग चलो पानी पिए, झूठे महसूस हो रहा है ना, इसलिए पानी पी रहे हैं। वहां आपके मरने की संभावना कम है, ठंड में मरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक लोगों को पता चलता है तब तक वो गंभीर अवस्था में पहुंच चुका होता है। बोला था ना, दर्द से दिक्कत नहीं है, दर्द महसूस होने से दिक्कत है। यहाँ भी वही है कि प्यास लगती है लेकिन प्यास महसूस नहीं होती। फिर अपन कभी ऐसे पानी पिए और फिर वो प्यास भड़क जाती है, फिर पता चला कि एक बोतल पानी पी गए, है ना। आराम से बेटा, देखो अभी याद आया कि अच्छा हम भी घर से सुबह पानी की बोतल भर के लाए थे, अभी पिया नहीं है। ये किसकी बोतल है? ठीक है सर की है। अरे वो गर्म पानी पीते हैं वो, नहीं। हाँ ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हुआ तो लक्षण समझ में आ गए। जांच कैसे होगी भाई?
जांच होगी, वही लूज मोशन का सैंपल लिया जाएगा और लैब भेजा जाएगा, और लैब में माइक्रोस्कोप में उसकी जांच होगी, और ये आता है जिस विभाग में, उसे पैथोलॉजी बोलते हैं। कौन से विभाग में? तो यही उसकी जांच है। और क्या, खून की जांच करोगे, जहां संक्रमण होगा वहीं का जांच करना पड़ेगा ना। कुछ बोल रहे छी, एमबीबीएस में यही, ये भी एक है, एक सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। ठीक है, लिखो क्या लिखा, आखिरी पॉइंट क्या लिखा? कोलोन भाग में संक्रमण होता है ना। आगे लिखो कि ये परजीवी कोलोन की म्यूकोजा परत में, ये परजीवी कोलोन की म्यूकोजा परत में छिद्र बना देते हैं। कोलोन की म्यूकोजा परत में छिद्र बना देते हैं, जिससे ये परजीवी कोलोन की म्यूकोजा परत में छिद्र बना देते हैं, जिससे कोलोन की म्यूकोजा परत में छिद्र बना देते हैं, जिससे बड़ी आंत में सूजन, कौमा उदर पीड़ा, बड़ी आंत में सूजन, कौमा उदर पीड़ा, कौमा म्यूकस का स्त्राव इत्यादि पाया जाता है। म्यूकस का स्त्राव इत्यादि पाया जाता है। म्यूकस का स्त्राव इत्यादि पाया जाता है। अगला पॉइंट, बड़ी आंत का कार्य बाधित होता है। बड़ी आंत का कार्य बाधित होता है, जिससे जल का अवशोषण कम हो जाता है। बाधित होता है, जिससे जल का अवशोषण कम हो जाता है। जल का अवशोषण कम हो जाता है। अगला पॉइंट, लूज मोशन पाया जाता है। लूज मोशन पाया जाता है तथा निर्जलीकरण, लूज मोशन पाया जाता है तथा निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, लिखो जांच, माइक्रोस्कोप द्वारा स्टूल टेस्ट। जांच में लिखो माइक्रोस्कोप द्वारा स्टूल टेस्ट। माइक्रोस्कोप द्वारा स्टूल टेस्ट किया जाता है। अब जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई, और उसमें एक सूडोपोडिया पाया जाता है। तो एक अगर माइक्रोस्कोप में देखने पर अमीबा जैसी संरचना दिखे, हिलती डुलती हुई, और उसमें एक ही सूडोपोडिया उपस्थित है और पहिए के आकार का केंद्रक, याद आया, पहिए के आकार का केंद्रक है, तो मतलब वो क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो लिख लो, ये परजीवी अमीबा के जैसा होता है। ये परजीवी अमीबा के जैसा होता है। ये परजीवी अमीबा के जैसा होता है, जिसमें केवल एक सूडोपोडिया, अमीबा के जैसा होता है जिसमें केवल एक सूडोपोडिया उपस्थित होता है। जिसमें केवल एक सूडोपोडिया उपस्थित होता है।
जिसमें केवल एक सूडोपोडिया उपस्थित होता है, जिसमें केवल एक सूडोपोडिया उपस्थित होता है। कितने सूडोपोडिया? एक। लिखो, इसमें पहिए के समान केंद्रक, इसमें पहिए के समान केंद्रक, पहिए के समान केंद्रक पाया जाता है। इसमें पहिए के समान केंद्रक पाया जाता है। कैसा केंद्रक है भाई? पहिए के समान। ठीक है। पहिए के समान केंद्रक पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो कि उपचार। उपचार में पहला लिखो ORS। पहला लिखो ORS, दूसरा लिखो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। ORS, दूसरा लिखेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, दो दवाइयों के नाम याद रख लो, मेट्रोजिल और फ्लैजिल। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, मेट्रोजिल एंड फ्लैजिल। ठीक है। यहां खत्म होता है अमीबिक डिसेंट्री। अगली हेडिंग डालो मलेरिया, जिसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है।